हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूपी के स्टेट कमीशन ने एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज करा है फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल एंड वेलफेयर। तो आज इस वीडियो में हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, बिल को डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे गवर्नमेंट का, किस लिए ये बिल लाया गया है और इसकी ज़रूरत क्या थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो बिल लाया गया है उसको टू चाइल्ड पॉलिसी भी कह रहे हैं। अब ये टू चाइल्ड पॉलिसी क्या होती है? टू चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये है जिसमें कोई भी कपल है उसको बार किया जाता है कि जो गवर्नमेंट के सब्सिडीज़ हैं उससे उसको वो नहीं मिलेंगी और अदर जो गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं वो आपको नहीं मिलेगी अगर आपके दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं टू चाइल्ड पॉलिसी में। दैट इज़ legislation that bars people from availing of government subsidies and other government benefits if they have more than two children is known as two child policy। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपके जो गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज़ हैं और अदर बेनिफिट्स हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको बार कर दिया जाता है फ्रॉम अवेलिंग दीज बेनिफिट इंसेंटिव्स। तो अब बात आती है कि टू चाइल्ड पॉलिसी आखिर क्यों लाया ही क्यों गया, क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, तो ये ज़रूरी हो गया था टू कंट्रोल और स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो स्टेट में और एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सेस पॉपुलेशन बहुत ही प्रॉब्लम आती है, जो भी रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में उसके, या फिर आप कह सकते हैं एक डेवलपमेंट में लैक कर रहा है यूपी। तो इसी चीज़ ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया है। और अगर ऐसे देखें तो जो स्टेट की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 है, जो कि आइडियली अगर कहते हैं जो फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए वो 2.1 होनी चाहिए, लेकिन हमारी यूपी की कितनी है? 2.7 है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये लॉ लाया गया है। तो फाइनली बढ़ते हैं बिल की तरफ। क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या डेफिनेशंस है, एवरीथिंग जो भी है उसको डिस्कस कर। एक ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बिल है जो कि बेसिकली पब्लिक डोमेन में लाया गया है फॉर देयर सजेशन, कि आप अपने सजेशन दीजिए, कोई चेंजेस की ज़रूरत है वो दीजिए, कहाँ क्या ज़रूरत को क्या और ऐड कर सकते हैं, और जो भी सजेशन देना चाह रहे हैं वो 19 जुलाई से पहले या फिर 19 जुलाई तक दे सकते। तो अब देखते हैं बिल में क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है इट अप्लाइज टू द इंटायर स्टेट ऑफ यूपी, पूरे यूपी के रीजन में ये एप्लीकेबल है। और जो इसके प्रोविजंस हैं वो सिर्फ मैरिड कपल के लिए एप्लीकेबल है। और आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ये लॉ इफेक्ट में आएगा। मतलब जब भी इसकी पब्लिकेशन होगी, जब भी ये पब्लिश करा जाएगा तो उसके 1 साल बाद ये इफ़ेक्ट में आएगा। इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं डिफरेंट प्रोविजंस के लिए। सपोज़ सेक्शन 4 2022 के जुलाई के मंथ में लाया गया है पब्लिक, और वहीं जो सेक्शन 5 है या फिर 6 है या फिर अदर प्रोविजंस जो है वो अगस्त में। तो जो 1 ईयर का डेट है, जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है, उसको हम इस हिसाब से देखेंगे। सेक्शन 4 के लिए हम जुलाई को ध्यान में रख के कैलकुलेशन करेंगे 1 ईयर का, और सेक्शन 5, 6 या फिर अदर प्रोविजंस जो अगस्त में आया है, अगस्त के हिसाब से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1 ईयर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पूरा कंप्लीट लॉ ही एक पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल या फिर इफ़ेक्ट में नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि इस एक्ट के कौन कौन से प्रोविजंस का पब्लिश किए गए हैं, उसके हिसाब से हम 1 ईयर कैलकुलेट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी दिए गए हैं। मैंने सारे डिस्कस तो नहीं किया, कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ जिसका मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम की, वहाँ से आप PDF इसकी ले सकते हैं। तो अब देखते हैं डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। जो मैरिड कपल की डेफिनेशन दी गई है, देखते हैं क्या बोलता है। तो अ मैरिड कपल द मैरिज ऑफ विच हैज़ बीन solemnized legally and where the boy is not less than 21 years of the age and the girl is not less than 18 years of the age। मतलब जो विवाहित जोड़ा है, पूरे नियम और कानून से उनकी शादी हुई हो, जिसमें लड़के की उम्र 21 साल से कम ना हो और लड़की की उम्र 18 साल से कम ना हो, उनको हम बोलेंगे मैरिड कपल। अब कुछ रिलीजियस या पर्सनल लॉ में एक से ज़्यादा शादी अलाउड है उस केस में जो सेट होती है मैरिड कपल का, जैसे कि एक मैन और एक वुमन जो है उनका सेट जो है उसको हम मैरिड कपल मानेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा।
तो पर्सन ए के 3 वाइफ्स हैं, बी, सी एंड डी। तो जो सेट की बात कर रहे थे या फिर मैरिड कपल, इसमें कैसे देखा जाएगा, ए एंड बी और ए एंड सी और ए एंड डी को हम 3 अलग शादी मानेंगे, मतलब ये 3 सेट हुआ। बट इसमें फ़र्क क्या है, हम बी सी डी के स्टेटस के हिसाब से देख रहे हैं, और इन केस जब ए की बात आएगी तो हम इसको 1 मैरिड कपल मानेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मतलब ये है कि ए के 3 वाइफ्स हैं, तो वाइफ्स के हिसाब से देखें तो जैसे बी और ए एक मैरिड कपल हुए, सी और ए एक मैरिड कपल हुए, डी और ए एक मैरिड कपल हुए। बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए अगर हम बात करेंगे तो हम इसको डिस्टिंक्ट मैरिज नहीं बोलेंगे। जितने भी तीनों वाइफ से जितने भी चिल्ड्रन होंगे, हम ये मानेंगे कि वो एक ही शादी या फिर एक ही सिंगल शादी से ये बच्चे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ए के जो सी के साथ बच्चा वो एक है, ए का बी के साथ 2 बच्चे हैं, ए का डी के साथ 1 बच्चा है, तो टोटल 4 बच्चे हुए। ए के हिसाब से हम देखें तो ए के 4 बच्चे हैं। अब वाइफ्स के हिसाब से देखें तो बट ऑब्वियस है, बी का 2 बच्चा होगा, सी का 1 होगा, डी का 1 होगा। तो सेम चीज़ अलाउ होता है पॉलीएंड्री में, या वुमेन के एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं। तो इन केस ऑफ पॉलीगैमी या फिर पॉलीएंड्री ये लॉ एप्लीकेबल होता है कि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो गवर्नमेंट की बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है मल्टीपल बर्थ, मतलब बर्थ ऑफ 2 और मोर चिल्ड्रन आउट ऑफ द सेम प्रेगनेंसी। सपोज़ कभी जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, फिर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए, तो उसको हम सेम प्रेगनेंसी से जब बच्चे होते हैं एक से ज़्यादा, तो उसको हम मल्टीपल बर्थ बोलते हैं। अब पॉलीगैमी पॉलीएंड्री, इसका तो आप मतलब जानते होंगे। पॉलीगैमी का मतलब होता है अ मैन कैन मैरी मोर देन 1 वुमन एट द सेम टाइम, वेयर पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब एक वुमेन एक से ज़्यादा शादी कर सकती है सेम टाइम पे, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। कुछ पर्सनल लॉ में ऐसी शादियाँ अलाउ हो। तो अभी तक डेफिनेशंस वगैरह हम लोगों ने देख लिए हैं। अब देखते हैं इसका फ़ायदा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी का एक्चुअली फ़ायदा क्या होगा। क्या ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे कि लोग 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करें, गवर्नमेंट की क्या कोशिश है। तो उसका जो इंसेंटिव की रिगार्डिंग प्रोविजंस दिया गया है सेक्शन 4 में, और जो सेक्शन 4 है उसमें इंसेंटिव टू पब्लिक सर्वेंट, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको क्या इंसेंटिव मिलेगा अगर वो 2 चाइल्ड नॉर्म को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया हुआ है, एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हु अडॉप्ट्स 2 चाइल्ड नॉर्म बाय अंडरगोइंग वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशंस अपॉन हिम और स्पाउस विल गेट मैनी इंसेंटिव्स लाइक, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो अगर अडॉप्ट करते हैं 2 चाइल्ड नॉर्म को बाय गोइंग वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन के थ्रू, चाहे वो खुद पे करवाएं चाहे अपने जो भी उनके हस्बैंड या वाइफ हैं उनकी बात करें, करवाया है उन्होंने, अगर स्टेरिलाइजेशन वॉलंटरी करवाया है तो उनको कई इंसेंटिव्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू। वो देखते हैं क्या है, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस, मतलब जितनी सर्विस रहेगी उनकी, जितने साल की, उसमें जो भी इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं नॉर्मली गवर्नमेंट के थ्रू, 2 और ज़्यादा इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे। और सब्सिडी दी जाएगी कि आप किसी प्लॉट को परचेज़ करने में सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर कोई आप घर खरीद रहे हो या फिर कोई आप घर बना रहे हो फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जैसा भी हो वो, तो उस केस में भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। आपको घर खरीदने के लिए या फिर बनाने के लिए एक सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, वो भी ऑन बहुत ही नॉमिनल रेट पे दिया जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही नॉमिनल रहेगा। और अगर बात करें कुछ रिबेट्स, छूट भी दी जाएंगी ऑन चार्जेस ऑफ यूटिलिटीज़ लाइक वाटर हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर अदर टैक्सेस हो गए, उसमें आपको कुछ छूट दी जाएंगी। और आपको 12 महीने की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव दी जाएंगी, जो सैलरी होती है विथ फुल सैलरी और अलाउंसेस, मतलब 12 महीने की आपको पूरी मैटरनिटी लीव दी जाएगी, वो भी पूरी सैलरी और अलाउंसेस के साथ, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है उसमें 3% और बढ़ा के दिया जाएगा। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इंश्योरेंस कवरेज होगा, और अदर
बेनिफिट्स और इंसेंटिव दिया जाएगा। और सेक्शन 5 में बात की गई है वन चाइल्ड के बारे में। अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो अगर सिर्फ एक बच्चा कर रहा है बाई अंडरगोइंग वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, चाहे वो खुद पे या किसी अपने स्पाउस की बात करें उन पे कराया, तो उन्होंने उस केस में जो सेक्शन 4 में इंसेंटिव्स दिए गए हैं उसके एडिशनल ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। अब वो देखते हैं कौन से इंसेंटिव दी जाएंगे। तो अदर क्या इंसेंटिव्स दी जाएंगी वो ये हैं कि 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर द इंटायर सर्विस। तो जो सेक्शन 4 में एडिशनल सर्विस इंक्रीमेंट्स दिया गया है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा 2 और इंक्रीमेंट्स दिए जाए और फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज होगा उस सिंगल चाइल्ड को 20 साल की उम्र तक। और जो बच्चा है उसकी जो भी एडमिशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसके एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाएगी। सपोज किसी का बच्चा अप्लाई किया हुआ, उसके 2-3 भाई बहन हो, तो उस केस में उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, इस बच्चे को प्रेफरेंस मिलने के चांसेस हैं। फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन तक उनको फ्री एजुकेशन इंश्योर करती है गवर्नमेंट, देगी। स्कॉलरशिप देगी हायर स्टडीज़ के लिए अगर गर्ल चाइल्ड है तो। और जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें इन बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और अदर जो इंसेंटिव्स है वो दी जाएंगे, वो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब्ड होते रहते हैं। तो यहाँ तक तो बात थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या इंसेंटिव दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो जनरल पब्लिक है उनको क्या फ़ायदा है अगर वो 2 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट करते हैं। तो जनरल पब्लिक को क्या इंसेंटिव दिया जाएगा इन केस अगर वो 2 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट करते हैं या फिर हैविंग अ 1 चाइल्ड अगर वो करते हैं, तो उस केस में जो जनरल पब्लिक को इंसेंटिव दिया जाएगा वो सेक्शन 6 में डिस्कस किया गया है। अब सेक्शन 6 के में क्या डिस्कस किया गया है वो देखते हैं। इन केस ऑफ 2 चाइल्ड, सेक्शन 6(1) में ये दिया गया है कि इन केस अगर कोई इंडिविजुअल जो कि गवर्नमेंट अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट फॉलो करता है 2 चाइल्ड नॉर्म को बाई अंडरगोइंग वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन, चाहे वो अपने पे ऑपरेशन करवाएं चाहे वो स्पाउस की बात करें, तो उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर वो सॉफ्ट लोन उनको दिया जाता है अगर वो कोई घर खरीदना चाह रहे हैं या फिर घर बनवाना चाह रहे हैं, वो भी एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और जो अदर यूटिलिटीज़ होती हैं लाइक वाटर पे कोई चार्जेस हैं, सपोज़ वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाउस टैक्स वगैरह, उसमें कुछ छूट दी जाती है। और आपको 12 महीने का जो पेड लीव होता है, चाहे वो मैटरनिटी की बात करें, आपको 12 महीने पेड लीव दिया जाता है फॉर मैटरनिटी और पैटर्निटी, ठीक है। और 3% इंक्रीज़ जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड होता है एनपीएस के तहत। और अगर बात करें सम अदर फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाती है, इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है स्पाउस को, और अदर जो इंसेंटिव्स होती हैं जो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और अब बात करते हैं इन केस ऑफ 1 चाइल्ड, अगर कोई इंडिविजुअल सिर्फ एक बच्चा करता है उस केस में क्या फैसिलिटीज़, क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इस केस में जो आपको इंसेंटिव्स जो ऊपर दिए गए हैं सेक्शन 6(1) में वो तो सब रहेंगे ही, इसके एडिशन में और इंसेंटिव्स दिए गए हैं जो कि फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा उस सिंगल चाइल्ड को, वो 20 साल की उम्र तक। और प्रेफरेंस दिया जाएगा इन केस ऑफ एडमिशन, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी बच्चे को। और फ्री एजुकेशन दिया जाएगा ग्रेजुएशन तक, और स्कॉलरशिप दी जाएगी फॉर द गर्ल चाइल्ड, हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। और जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अदर जो प्रिस्क्राइब इंसेंटिव्स होते हैं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उस चीज़ों को भी दी जाएगी। तो बिल में कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं कपल्स को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो अब देखते हैं उनको क्या बेनिफिट्स दिया गया है। तो कहा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग contained in this act or any other law for the time being and in force, a couple living below the poverty line having only 1 child and undergo voluntary sterilization operation upon himself or spouse shall be eligible for payment from the government for a one-time lump sum amount of rupees 80,000 if the single child is boy and rupees 1 lakh if the single child is a girl। मतलब जो कपल है अगर सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड है तो उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। अगर सिंगल चाइल्ड जो है वो बॉय है तो उस केस में आपको 80,000 रुपये एक सिंगल पेमेंट में, एक वन टाइम लमसम अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे और किसको क्या क्या मिल रहा है, ये सब डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। अब देखते हैं इसमें कुछ अदर चीज़ें जो बिल में दिया गया है। तो सेक्शन 8 में
इंसेंटिव्स या रिवोकेशन ऑफ इंसेंटिव्स की बात करी गई है। तो अब देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से जो इंसेंटिव्स है वो वापस लिया जा सकता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, वो कौन से केसेस हैं डिस्कस करते हैं। In contravention of the two-child norm, any person who has more than two children after the commencement of this act shall be ineligible for any benefits and incentives provided under section 4 to 7 of this act। मतलब अगर कोई पर्सन, कोई कपल है जो टू चाइल्ड नॉर्म को अगर कॉन्ट्रावेन कर रहा है, उस केस में जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए वो इनएलिजिबल होंगे। मतलब उनको जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, जो अदर बेनिफिट्स हैं, नहीं दिए जाएंगे। अब कौन से इंसेंटिव्स की बात कर रही है? वो सारे इंसेंटिव्स जो कि सेक्शन 4 to 7 में डिस्कस किया गया है। और अगर पर्सन 2 से ज़्यादा चाइल्ड है उसके पास, तो उसको बार कर दिया जाता है। जो इलेक्शन होते हैं लोकल बॉडीज़ की, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और जो गवर्नमेंट जॉब है वो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होता, वो अप्लाई नहीं कर सकते अगर इफ़ यू हैव मोर देन 2 चाइल्ड। और जो गवर्नमेंट में प्रमोशंस होती हैं वो भी नहीं आपको मिलेंगी। और कोई अदर गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ होती हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी, आप उसके लिए इनएलिजिबल हो जाते हो इन केस अगर आपके पास 2 से ज़्यादा। इन सब के अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई हैं, डिसइंसेंटिव्स दी गई हैं जो अप्लाई होती हैं इन केस अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई होती है वेलफेयर स्कीम्स, नहीं उससे आपको डिबार कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो सिर्फ 4 ही यूनिट्स अलाउड हैं, उससे ज़्यादा अगर आपके बच्चे हैं तो उसकी एंट्री नहीं रहेगी राशन कार्ड में। और अदर जो प्रिस्क्राइब्ड डिसइंसेंटिव है वो एप्लीकेबल होगी इन केस आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। उससे ज़्यादा वाले जो बच्चे की बात है उस केस में आपको ये इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगी, तो अदर इंसेंटिव नहीं मिलेंगी। उसका कुछ एक्सेप्शन दिया गया है बिल में, जैसे मल्टीपल बर्थ आउट ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी। मतलब सपोज़ आपके पास एक बच्चा था और दूसरी प्रेगनेंसी में मल्टीपल बर्थ हो गई, एक से ज़्यादा बच्चे हो गए, उस केस में ये एक्सेप्शन है और आपको जो इंसेंटिव्स है उससे डिबार नहीं किया जाएगा। यू विल बी एलिजिबल फॉर द इंसेंटिव्स, जो कि सेक्शन 4 to 7 में दिया गया है। और एडॉप्शन भी एक एक्सेप्शन है इन केस अगर आपके पास 2 बच्चे हैं और आपने अडॉप्ट कर लिया कोई तीसरा बच्चा, तो ये भी एक्सेप्शन है। इसमें भी आप जो 2 चाइल्ड नॉर्म में जो फैसिलिटीज़ इंसेंटिव्स मिलते हैं उसको अवेल कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उसमें सिर्फ उन इंडिविजुअल्स की बात की गई है जो जिनके 2 बच्चे हैं ऑलरेडी उनके मैरिज से और उन्हें तीसरा बच्चा एडॉप्शन में लिया है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है। इन केस इंडिविजुअल कोई है और उनके कोई चाइल्ड नहीं है या फिर एक बच्चा है उनकी शादी से और उन्होंने सब्सिक्वेंटली 2 से ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट कर लिए हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होता है। डिसेबिलिटी ऑफ चाइल्ड भी एक एक्सेप्शन प्रोवाइड कराता है, जिसमें ये लिखा गया है किसी इंडिविजुअल का एक बच्चा या दोनों बच्चा डिसेबल है, सब्सिक्वेंटली थर्ड चाइल्ड कंसीव करता है, तो उस केस में ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा 2 चाइल्ड नॉर्म का। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड ये भी एक एक्सेप्शन दिया गया है जिसमें आप 2 से ज़्यादा चाइल्ड कर सकते हैं। सपोज़ कोई इंडिविजुअल है और उसके दोनों बच्चों की या फिर किसी एक बच्चे की डेथ हो जाती है और उसने थर्ड चाइल्ड कंसीव किया है सब्सिक्वेंटली, तो इस केस में ये जो 2 चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी है उसका कॉन्ट्रवेंशन नहीं माना जाएगा एंड यू आर एलिजिबल फॉर द इंसेंटिव। बट एक कंडीशन दी गई है, किसी भी केस में जो बच्चे हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ। मतलब सपोज़ कोई इंडिविजुअल है, 2 बच्चे थे, दोनों की डेथ हो गई, तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने 4 बच्चे कर लिए, तो ये जो केस है ये एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा एंड यू विल इनएलिजिबल फॉर द इंसेंटिव्स। और एक अदर एक्सेप्शन दिया गया है जिसमें ये कहा गया है मैरिड कपल एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि जो एक्ट है उसके 1 साल के अंदर अगर कपल थर्ड चाइल्ड कंसीव कर लेता है तो ये भी एक एक्सेप्शन होगा। ऑलरेडी उनके 2 बच्चे हैं और अगर तीसरा बच्चा उन्होंने कंसीव करा है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट,
तो ये एक्सेप्शन माना जाएगा। You can have more than 2 child, so this is also an exception, and you will be eligible for the benefits and incentives provided under section 4 to 7। बट इस केस में भी एक कंडीशन दी गई है, किसी भी हालत में आपके 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर देयर हैज़ बिन मल्टीपल बर्थ। और बिल में कुछ गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ भी दी गई हैं, तो देखते हैं क्या ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट की। तो जो ड्यूटीज़ की बात करें वो सेक्शन 23 में दिया गया है। The government shall implement the revised state population policy to achieve the goals mentioned therein। जो गवर्नमेंट रिवाइज्ड स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करेगी, जो भी गोल्स उसको अचीव करने के लिए, और इस्टेब्लिश करेगी मैटरनिटी सेंटर्स एट ऑल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे इंश्योर करेगी कि हाँ कोई मैटरनिटी सेंटर्स हो, और डिस्ट्रीब्यूट करेगी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर कॉन्डम्स, जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं या फिर एनजीओ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। और लोगों को एनकरेज करेगी, कपल को एनकरेज करेगी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लें और फिर कॉन्डम्स वगैरह यूज़ करें। तो ये हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं एनजीओ के थ्रू एनकरेज करवाने की कोशिश करेगी, और एक अवेयरनेस फैलाएगी कि हाँ फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि इसके बारे में लोगों को पता रहे, और गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि जो भी प्रेगनेंसी हो रही है, फिर डिलीवरी जो हो रही है, बर्थ जो हो रही है, और इवन डेथ्स जो हो रही हैं उसकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट आयरन जो है या फिर विटामिन कैप्सूल्स हैं, जो फिर अदर टैबलेट्स होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं फॉर द एक्सपेक्टिंग मदर्स, जो मदर बनने वाली हैं उनके लिए, तो ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका। रेगुलर बेसिस पे वैक्सीनेशन कंडक्ट करवाए चिल्ड्रन के लिए। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं उसमें कम्युनिकेशन हो अच्छी रिगार्डिंग द फैमिली प्लानिंग, और जो मेल पर्सन है वो उनका पार्टिसिपेशन हो इन फैमिली प्लानिंग मैटर्स। और गवर्नमेंट एक एजुकेशन या फिर एक कैंपेन चलाए पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि क्या फ़ायदे हैं स्मॉल फैमिलीज़ के, और क्या हेल्दी बर्थ स्पेसिंग क्या होती है एंड ऑल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे एट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस फॉर रिवर्सिंग स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ चाइल्ड ऑफ द कपल आफ्टर द स्टेरिलाइजेशन। अगर सपोज स्टेरिलाइजेशन के बाद कोई कपल का जो बच्चा है चाहे उसकी डेथ हो रही है या फिर मे बी इन केस ऑफ डिसेबिलिटी में एक रिवर्सिंग स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है, इसकी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए। और इन सब के अलावा ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है या फिर इंश्योर करना चाहिए कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो एक रीज़नेबल कॉस्ट पे अवेलेबल रहे, जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे। और ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इंट्रोड्यूस करें कंपलसरी सब्जेक्ट सेकेंडरी स्कूल्स में रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। तो दैट्स ऑल, मैंने कोशिश करी है कि बेसिक जो चीज़ें हैं बिल की वो आपको बताई जाए। और डिस्क्रिप्शन में मैं मेल आईडी मेंशन कर दूंगी जिस पे आपको सजेशन देना है, और 19 जुलाई से पहले सजेशन, या 19 जुलाई तक आप सजेशन दे दीजिए, जो भी आपके सजेशंस हो या फिर कुछ भी आप बताना चाहें इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।